नमस्ते। मैं हूं दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। बहुत कुछ दुनिया में घट रहा है लेकिन इलेक्शंस के चलते हमारा फोकस उधर नहीं जा रहा। तो मैं आज इलेक्शंस की ऑब्वियसली मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात उस दुनिया के अंदर क्या घट रहा है उसकी बातें करूंगा। यानी कि हर चीज़ के बारे में बात होगी, कोई एक खास टॉपिक नहीं है। बेसिकली ये आप लोगों के साथ में एक चिट चैट मान लीजिए, एक तरफा, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप के साथ में एक तरफा वार्तालाप है, लेकिन इस एक तरफा वार्तालाप के अंदर आपके दिमाग में, दिल में क्या सवाल चल रहे हैं वो मुझे मालूम है, क्योंकि जिस तरीके की मेरी व्यूअरशिप है, अ, उससे मेरे को अंदाज़ा लगता है कि किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, और मैं उन सवालों के हिसाब से ये गुफ्तगू या ये बातचीत को मैंने स्ट्रक्चर किया है, डिज़ाइन किया है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, दुनिया के अंदर हमको मालूम है कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बवाल मचा हुआ है। वहाँ पर राइट पुलिस का इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पे लोगों का, स्टूडेंट्स का की धरपकड़ हुई है और पुलिस ने कार्रवाई करी है। और वहाँ की पुलिस के अगर घेर देखें तो आपको वो कमांडो ज़्यादा लगेंगे और पुलिस वाले कम। माफ़ कीजिएगा, चाय भी पीता रहूँगा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो वहाँ पर इस तरीके का हैवी हैंडेडनेस देखने को मिला। अगर आप इसको कंपेयर करें कि अगर यही चीज़ इंडिया में हुई होती, या इंडिया में आपने किसान आंदोलन या सीएए के दौरान थोड़ी सी भी अगर आप सख्ताई करते, तो आपका क्या नैरेटिव बनता। जेएनयू के अंदर जब इस तरीके के टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय थे, तो इन मुल्कों के अंदर क्या रिएक्शन रहा ये आप बखूबी जानते हैं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, और इन सारी चीज़ों की दुहाई देते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, लेख लिखे गए, टेलीविज़नों पर चर्चा हुई, वीडियोस हमको नज़र आए। लेकिन जब खुद के ऊपर इस तरीके का तमाशा चल रहा हो, तो तब ये सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं। वहाँ के न्यूज़पेपर्स भी उस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं करते। और ये हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं, उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दी जाती है और बाकी लोगों को ज्ञान दिया जाता है कि देखिए ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर इस तरीके की बात है। अगर आप देखेंगे अमेरिकन मीडिया, तो वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है, वो सरकार के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। अब क्योंकि वो अमेरिका का मीडिया है, तो वो गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं है। गोदी मीडिया सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पर अराजक तत्वों को जगह ना दी जाए, और जो मेजॉरिटी, जो एक जनभाव है उसके खिलाफ बात करे, देश के खिलाफ बात करे, किसी एक खास कम्युनिटी के सिस्टम का मजाक उड़ाया जाए, तो वो फिर गोदी मीडिया नहीं होता है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं है, ये सारे के सारे देशभक्त मीडिया है। तो चाय का एक और सिप। अब वहाँ पे तमाशा ये चल रहा है कि प्रोटेस्टर्स फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में है, समर्थन में है। बिल्कुल होना भी चाहिए। वहाँ पे जो आम फ़िलिस्तीनी है, जो बेचारा इस पूरी जंग में जिसने अपने परिवार खो दिए, मारा गया, जिसको खाने को नहीं मिल रहा, जो भूखमरी की कगार पर है, उसका समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इंसानियत के नाते हम सबको करना चाहिए। लेकिन वो समर्थन पॉलिटिकल टोन्स के साथ है। वो समर्थन ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो आतंकवादी हमास के साथ खड़े हों, और इज़राइल के ऊपर जो बीती उसको वो नज़रअंदाज करती हैं ये प्रोटेस्ट। तो ये बैलेंस नहीं है, ये मिसगाइडेड प्रोटेस्ट हैं।
और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या इन प्रोटेस्ट को समर्थन देना चाहिए, तो मेरा ख्याल है, मेरी पर्सनल राय, कि नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट सही है, गलत है, समर्थन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस दुहाई की जिसको अमेरिका देता रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो अब वो कहाँ गए हैं, कहाँ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और कहाँ है वो ह्यूमन राइट, वो मैं सवाल पूछता हूँ। और मेरे ख्याल से ये सभी के जहनों में है कि अब वो कहाँ चला गया सवाल, और कहाँ चले गए वो लोग जो इसको लेकर छाती पीट कर रोया करते थे। अमेरिका में रोते थे, हिंदुस्तान में भी रोते थे, और हिंदुस्तान में वो लोग कहाँ हैं जो बहुत रोया करते थे, मोटे मोटे आंसू बहाया करते थे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक पॉइंट है। और जैसा मैंने कहा कि आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो इज़राइल और हमास की अगर बात हो ही रही है तो इज़राइल चले चलते हैं। अब इज़राइल के अंदर बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। एक चाय का सिप। वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा इज़राइलियों को बंधक अभी भी बना कर रखा है हमास ने। रफ़ा एक साउथ गाज़ा का एक शहर है, और उसके अंदर हमास के बड़ी तादाद में फाइटर्स मौजूद हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये बंधक भी इसी इलाके में। नेतन्याहू इस इलाके पर हमला करना चाहता है, और जो बाइडन इस इलाके के ऊपर हमला नहीं होना देना चाह रहे, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन ईयर है। हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखा। ये स्टूडेंट्स वही हैं लेफ्ट लिबरल, जो कि जो बाइडन का वोट बैंक है। तो वो हाथ से खिसक रहा है अगर अमेरिका एक ब्लैंकेट सैंक्शन इजराइल को देता है ऑपरेशन करने के लिए। इजराइल की टैक्टिक्स ये रही है कि ह्यूमैनिटेरियन एड को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, भुखमरी की कगार पर फिलिस्तीनियों को लेके आया जाए, जिससे कि हमास के ऊपर दबाव बने कि वो सरेंडर कर दे और बंधकों को रिहा कर दे। तो अभी मेरे ख्याल से 38,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और इस तरीके की कि कोई भी संकेत हमें हमास की तरफ से नहीं मिल रहे कि उसकी विल जो है कमज़ोर हो गई है, विल टू फाइट कमज़ोर हो गई है। हमास कह रहा है कि पूरी तरह पूर्ण सीज़फायर हो और लड़ाई ख़त्म हो, फिर हम हॉस्टेज रिलीज की बात करेंगे। अब ये चीज़ नेतन्याहू को कबूल नहीं है। एक चाय का सिप। अब नेतन्याहू का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप फौजी भाषा में बात करें, अगर आप किसी मुल्क की लड़ाई की स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, तो हम को ये समझना चाहिए कि फौज दरअसल किसी भी सरकार की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का एक आखिरी टूल होता है। इसका इस्तेमाल अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होता है। जैसा कि हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान की केस में देखा, पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, नेशनल ऑब्जेक्टिव है, कश्मीर पर कब्जा करना। तो जितनी भी जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं, शुरू की हैं, वो सिर्फ कश्मीर को लेकर हैं। उसकी डिप्लोमेसी भी वो कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है। भुखमरी के कगार पे हैं, मरने वाले हैं, टूटने वाले हैं, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो उनका एक नेशनल नैरेटिव है, उनकी एक लाइफलाइन है। तो इसी तरीके से इज़राइल की अगर बात करें, तो इज़राइल का एग्जिस्टेंस, उसकी थ्रेट्स, उसके ऊपर आने वाले जो खतरे हैं, उससे लड़के मुकाबला करके उनको शिकस्त देके है। जिस दिन ये मैसेज संदेश चले जाएगा कि इज़राइल में वो कुव्वत नहीं रही, वो काबिलियत नहीं रही कि वो अपने ऊपर आने वाले खतरे से निपट सकता है और मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। याद रहे कि इज़राइल ने जितनी भी जंगें अरबियों के साथ लड़ी हैं,
उनकी संयुक्त सेनाओं के साथ लड़ी हैं, सब में उसने इन सेनाओं को पूरी तरह खदेड़ा है और हराया है। अब ऐसे में एक नया टूल या एक नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है, और वो स्ट्रेटजी है आतंकवाद की, जिसके चलते 1000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट हमास ने इजराइल के अंदर उतार दिया। कई सौ बंधक वो अपने साथ बनाकर ले गया, और इजराइल का संकल्प है कि हमास को निस्ते नाबूद कर देंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी हो। तो ये उसका फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। अगर वो सीज फायर आप कबूल कर लेता है, हमास को बगैर खत्म करे, तो दरअसल वो इजराइल की शिकस्त हो जाएगी और इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो इजराइल की मजबूरी ये है, और इजराइल किसी भी हालत में अपने आप को टूटता बिखरता नहीं देख सकता, उस खतरे में नहीं देख सकता। तो नेतन्याहू ने ये कहा है कि हॉस्टेज रिलीज हो या ना हो, हम रफा के ऊपर हमला करेंगे। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक वारंट का खतरा भी मंडरा रहा है नेतन्याहू के ऊपर, और नेतन्याहू की कोलिशन सरकार है, और इस कोलिशन सरकार में अगर मेजॉरिटी में सरकार बनानी हो उनके पार्लियामेंट में, तो 120 सीटें चाहिए। नेतन्याहू के पास शायद 30 या 32 ही हैं, बाकी सब कोलिशन पार्टनर्स के बदौलत है। और कोलिशन पार्टनर्स ने ये कहा है कि हॉस्टेज डील के अंदर हम अपना बेसिक मुद्दा नहीं छोड़ सकते, हम हमास को जिंदा नहीं छोड़ सकते, हम किसी भी हालत में युद्ध विराम नहीं कर सकते जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स ना मीट कर जाएं। तो ये तो कहानी इजराइल और हमास की है। वहीं हिंदुस्तान की तरफ आए तो मुर्जू जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं, उनके एक मंत्री साहब इंडिया आ रहे हैं। डिप्लोमेटिक एक्टिविटी दोनों मुल्कों के बीच में है, लेकिन इंडिया के साथ में बहुत रिलेशन बहुत तल्ख हो गए। अब फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम मालदीव्स की बात करें, तो मालदीव्स के अंदर जो ये ISIS और बगदादी के तहत जो ये मूवमेंट चला था मिडिल ईस्ट के अंदर, इसमें हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बहुत ज़बरदस्त तबाही मिडिल ईस्ट में ये मूवमेंट लेके आया, और अभी भी वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके अंदर अपनी पॉपुलेशन के अनुपात से सबसे अधिक रेशो ऑफ फाइटर्स अगर कहाँ इस इलाके में साउथ ईस्ट एशिया में रहा है, तो वो मालदीव्स का रहा है। तो ये हमको बताता है कि कितनी रेडिकलाइज्ड सोसाइटी वो हो गई है, और इसी के चलते एंटी इंडिया स्टांस और चाइना की एंट्री उस मुल्क के अंदर ये हमको समझ में आता है। वहीं पाकिस्तान भी मौजू के समर्थन में है, जाहिर सी बात है। तो एक चाय का से एक्सक्यूज मी। तो ये तो मालदीव्स की कहानी है। और पाकिस्तान की तरफ आए तो उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी है और पाकिस्तान को बोला है कि आप अपने रवैयेकार को सुधारें, आप आईसिस के आतंकियों को समर्थन ना दें। ईरान को भी समझाइश दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान को कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप इनको रिक्रूट कर रहे हैं। मैंने कई बार और पुराने वीडियोस में ये कहा है कि पाकिस्तान की ISI जब एक आतंकवादी संगठन को ट्रेन करती है तो उसका एक काउंटर ग्रुप भी तैयार करती है। तो जब तालिबान की ट्रेनिंग हो रही थी उस समय ISI ने तालिबान का काउंटर भी तलाश लिया था, और ये उस समय की बात है जब अमेरिकी वहां पर मौजूद थे, और ये काउंटर था ISIS के रूप में, और उसका इस्तेमाल अब ये
तालिबान की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि कैसे वहाँ से बयान आ रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान। वहीं अगर हम हिंदुस्तान में आ जाएं तो हिंदुस्तान के अंदर बड़े जोर शोर से पॉलिटिक्स चल रही है, इलेक्शन फीवर है, पूरा देश इलेक्शनमय हो गया है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। कश्मीर में जहां पर आतंकवादियों का बोलबाला था, आज वहां पर बैलेट पेपर और डेमोक्रेसी का बोलबाला है। डेमोक्रेसी के अंदर लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल जायज़ है। आप किसी भी पार्टी को लाइक कर सकते हैं, उसको वोट कर सकते हैं। सारी पार्टियां इस भारत के संविधान और रूल ऑफ लॉ के तहत ऑपरेट कर रही हैं। आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो सकते हैं, पीडीपी के हो सकते हैं, डीएमके के हो सकते हैं, शिवसेना के हो सकते हैं। ये सारे के सारी हिंदुस्तान की पार्टियां हैं और इनके बीच में डिस्कशन और डिबेट जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिसएग्रीमेंट एंड डिबेट। तो आप सब जो बाकी जो चरणों में जहाँ जहाँ पे अभी इलेक्शन होने हैं, प्लीज़ ज़रूर वोट करिएगा। इसी के साथ मेरा आज ये पॉडकास्ट 360 डिग्री पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर करते हैं मुलाकात। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।